Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Ma'am. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सीड। आज बात करेंगे कि सीड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और फिर आखिर में सीड की जर्मिनेशन पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीड क्या होता है, व्हाट इज सीड। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास प्लांट में फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर 2 फीमेल गैमेट होते हैं। उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन के जो 2 मेल गैमेट होते हैं वो ओव्यूल के अंदर आते हैं और ओव्यूल के अंदर आके ओव्यूल में मौजूद फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में अब ओव्यूल के अंदर 2 सेल्स तैयार होते हैं, एक कहलाता है जाइगोट और दूसरा कहलाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये दोनों चीज़ें यानी कि जाइगोट और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ओवरी की 2 लेयर्स में पैक हुए हुए होते हैं जिनको इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट तैयार हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा, तो अब ओव्यूल में कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप करके एंडोस्पर्म बन जाता है, जबकि ओव्यूल की जो 2 इंटीग्यूमेंट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सीड कोट में। बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, एंडोस्पर्म मौजूद है, सीड कोट में पैक हुआ हुआ है, इस स्ट्रक्चर को सीड कहा जाता है। सो सीड जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइज ओव्यूल से तैयार होता है और इसमें डोर्मेंट एम्ब्रियो मौजूद होता है। ये डोर्मेंट एम्ब्रियो का मतलब क्या है? डोर्मेंट एम्ब्रियो का मतलब है कि ये जो एम्ब्रियो है ये वैसे तो बेसिकली एक बेबी प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, बट ये अभी सो रहा है, ये अभी इनएक्टिव है। अभी ये एम्ब्रियो सीड के अंदर ग्रो नहीं करेगा। इस तरह का एम्ब्रियो डोर्मेंट एम्ब्रियो कहलाता है। कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं इसको। अगर आप इस एम्ब्रियो को, इस डोर्मेंट एम्ब्रियो को कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो फिर ये एम्ब्रियो जाग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा और ये एम्ब्रियो फिर एक छोटे प्लांट में डेवलप कर जाता है। सो ये होता है सीड। अब बात करते हैं बच्चों एम्ब्रियो जो हमारे पास जाइगोट से तैयार हुआ उसके पार्ट्स की। सो बच्चों, एम्ब्रियो में कुछ पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो का जो सबसे लोअर पोर्शन होता है इसको रेडिकल कहा जाता है। जब ये एम्ब्रियो ग्रो करने लगेगा तो ये जो रेडिकल होता है इधर से रूट्स डेवलप होती है। इसी तरह एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट होता है वो प्लोम्यूल कहलाता है। जब एम्ब्रियो ग्रो करने लगेगा तो इस प्लोम्यूल से शूट डेवलप होती है। बीच में आपको एम्ब्रियो के कॉटिलिडन्स मिलते हैं। इन कॉटिलिडन्स के अंदर रिजर्व फूड मौजूद होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है। इसके अलावा एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच में है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है और एम्ब्रियो का वो पोर्शन जो कॉटिलिडन और प्लोम्यूल के बीच में है उसे एपिकोटाइल कहा जाता है। सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं आपके पास एम्ब्रियो के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स की। सो बच्चों, सीड्स को हमने कॉटिलिडन्स की तादाद के एतबार से 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सीड के अंदर कितना कॉटिलिडन है उस हिसाब से हमने सीड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहली टाइप कहलाती है मोनोकॉट। ये ऐसे सीड्स को कहा जाता है जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। मिसाल के तौर पे राइस यानी कि चावल, गंदुम, मकई, बाजरा, ये सारे सीड्स हैं और ये सारे मोनोकॉट सीड हैं। इन सारे सीड्स के अंदर जो कॉटिलिडन, जो एम्ब्रियो होगा उसके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होगा। सो अगर हम मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोकॉट सीड जो है वो सीड कोट में पैक हुआ होता है। इसके अंदर आपको एक एंडोस्पर्म मिलेगा और एक एम्ब्रियो मिलेगा। इस एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है। एम्ब्रियो की प्लोम्यूल भी होती है जो कोलियोप्टाइल में पैक हुई भी होती है और एम्ब्रियो का रेडिकल भी होता है जो कोलियोहिजा के अंदर पैक हुआ होता है। तो ये मोनोकॉट सीड का एक स्ट्रक्चर है। देख लें आप, एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। इसी तरह बच्चों, सीड की दूसरी टाइप कहलाती है डाइकॉट सीड्स। ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मूंगफली, बीन्स और ये जो मटर वगैरह होता है, पी जिसको आप कहते हैं, ये सारे डाइकॉट सीड्स होते हैं। इनके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसमें आपको 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। अगर डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर को देखें तो डाइकॉट सीड जो है वो सीड कोट में पैक हुआ होता है। इसकी सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर टेस्टा कहलाती है और अंदर वाली लेयर टेग्यूमेंट कहलाती है।
इसके अलावा माइक्रोपाइल मिलता है आपको। माइक्रोपाइल आपको पता है कि जी ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा सुराख था जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो ये वही माइक्रोपाइल है, सीड के अंदर भी ये सुराख मौजूद है। जबकि हीलियम एक स्कार होता है। हम जानते हैं कि ओव्यूल जो है वो ओवरी से एक स्टॉक के जरिए कनेक्ट हुआ होता है जिसको फुनिसल कहा जाता है। तो जब ये सीड डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और फुनिसल से अलहदा हो जाता है, तो फुनिसल की जगह पर ये एक छोटा सा स्कार रह जाता है जिसको हीलम कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इस डाइकॉट सीड को इंटरनली देखें तो हमें इसके अंदर एक एम्ब्रियो मिलता है जिसका टॉप पार्ट प्लोम्यूल कहलाता है, लोअर रीजन इसका रेडिकल कहलाता है। और इस एम्ब्रियो में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, एक ये आपको लेफ्ट साइड पे कॉटिलीडन दिख रहा है और एक आपको राइट साइड पे कॉटिलीडन दिख रहा है। तो ये एक डाइकॉट सीड हो गया क्योंकि इसके अंदर 2 कॉटिलीडन्स मौजूद है। अब बात करते हैं बच्चों जर्मिनेशन ऑफ सीड की। तो सबसे पहले समझते हैं कि जर्मिनेशन से क्या मुराद है, व्हाट इज जर्मिनेशन। बच्चों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सीड है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट हालत के अंदर है। डोरमेंट हालत का मतलब कि अभी एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करके एक प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। वजह इसकी क्या है कि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फिलहाल सीड के अंदर तक, जब तक वो सीड के अंदर है एम्ब्रियो, उसको ये कंडीशंस प्रोवाइड नहीं हो रही। अब अगर आप इस सीड को ज़मीन में डाल दें तो अब आपके एम्ब्रियो को कंडीशंस प्रोवाइड हो जाएंगी। इसको ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस को मिल जाएंगी ज़मीन के अंदर। सो जैसे हम इस सीड को ज़मीन में प्लांट करते हैं तो अब एम्ब्रियो को कंडीशंस मिल जाती हैं, जो उसको रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो इसको प्रोवाइड हो जाती हैं और एम्ब्रियो जाग जाता है, एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है और ग्रो करने लग जाता है। ग्रो करते करते एक बेबी प्लांट में ये डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए हमने एम्ब्रियो को वेकअप किया, उसको एक्टिव किया और वो फिर डेवलप करके एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो गया, इसको जर्मिनेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच डोरमेंट एम्ब्रियो वेक अप एंड स्टार्ट ग्रोइंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसके जरिए एम्ब्रियो को जगाया जाता है, एम्ब्रियो को एक्टिव किया जाता है और फिर एम्ब्रियो ग्रो करके एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, इसको जर्मिनेशन कहा जाता है। बच्चों सीड में 2 तरह की जर्मिनेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। तो बच्चों सीड की जो जर्मिनेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक कहलाती है एपिजल जर्मिनेशन और दूसरी कहलाती है हाइपोजल जर्मिनेशन। पहले बात करते हैं एपिजल जर्मिनेशन की। एपिजल जर्मिनेशन क्या है? एपी का मतलब होता है ऊपर, अपर, और जल का मतलब होता है जमीन। बच्चों एपिजल जर्मिनेशन सीड की कुछ इस तरह की जर्मिनेशन होती है जिसमें जमीन के अंदर मौजूद जो कॉटिलीडन था वो जमीन से बाहर आ जाता है। यानी सीड कुछ इस तरह ग्रो करेगा कि जो कॉटिलीडन है वो जमीन को चीरता हुआ जमीन में से बाहर आ जाए। इस तरह की जर्मिनेशन एपिजल जर्मिनेशन कहलाती है। अब ये कैसे होती है? हमने बात की है कि हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर एक रीजन होता है जिसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है, और ये रीजन कौन सा होता है? कॉटिलीडन और रेडिकल के बीच का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहा जाता है। एपिजल जर्मिनेशन के अंदर जो हाइपोकोटाइल है ये रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा होता है, एक आर्क की शक्ल में ग्रो कर रहा होता है और इसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ जाता है। तो इस तरह की जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल रैपिडली ग्रो करता है और कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ जाए, इस तरह की जर्मिनेशन को एपिजल जर्मिनेशन कहा जाता है। अब ये कॉटिलीडन जब जमीन से बाहर आता है तो इनिशियली ये थोड़ा फोटोसिंथेसिस करके एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब प्लोम्यूल डेवलप करके शूट बनता है और फर्स्ट लीफ हमारे पास डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये कॉटिलीडन झड़ जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ जर्मिनेशन की, जिसको हाइपोजल जर्मिनेशन कहा जाता है। बच्चों ये सीड की कुछ इस तरह की जर्मिनेशन होती है जिसमें कॉटिलीडन जो जमीन के अंदर मौजूद है वो जमीन के अंदर ही रहेगा, जमीन से बाहर नहीं आएगा। ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलीडन जमीन के बाहर ना आए बल्कि जमीन के अंदर ही रहे, इस तरह की जर्मिनेशन को हाइपोजल जर्मिनेशन कहा जाता है। और ये जर्मिनेशन इस वजह से होती है जो एपिकोटाइल है वो रैपिडली ग्रो करता है। एपिकोटाइल बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करके वो जमीन से बाहर आ जाता है, तो कॉटिलीडन जो है वो जमीन के अंदर ही रहता है। तो इस तरह की जर्मिनेशन हाइपोजल जर्मिनेशन कहलाती है। सो अब इन 2 टाइप की जो जर्मिनेशन हैं यानी एपिजल जर्मिनेशन और हाइपोजल जर्मिनेशन, जरा इनको कंपेयर करते हैं और इनके डिफरेंसेस पर बात करते हैं।
एपिजल जर्मिनेशन, मैंने आपको बताया कि एपिजल जर्मिनेशन कुछ इस तरह की जर्मिनेशन है जिसके अंदर सीड का कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ रहा है, जबकि हाइपोजल जर्मिनेशन कुछ इस तरह की जर्मिनेशन है जिसमें सीड का कॉटिलीडन जमीन के अंदर रहता है। उसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस हमें नजर आया वो ये कि एपिजल जर्मिनेशन के अंदर जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है एम्ब्रियो का वो रैपिडली ग्रो करता है और इसी की वजह से कॉटिलीडन बाहर आता है, जबकि हाइपोजल जर्मिनेशन के अंदर एपिकोटाइल रैपिडली ग्रो करता है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये कि हाइपोकोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्क, कि हाइपोकोटाइल एपिजल जर्मिनेशन में जब ग्रो करता है तो एक आर्क की शक्ल में ग्रो करता है, जबकि हाइपोजल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल सीधा सीधा ग्रो करता है, कोई आर्क की शक्ल में ग्रो नहीं करता। एपिजल जर्मिनेशन में फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द कॉटिलीडन बिकम ग्रीन आफ्टरवर्ड, यानी कि जब कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है और फूड प्रिपेयर करता है, एम्ब्रियो को फूड देता है। उसके बाद जब फर्स्ट लीफ तैयार हो जाते हैं तो ये कॉटिलीडन झड़ जाता है, जबकि हाइपोजल जर्मिनेशन के अंदर जमीन कॉटिलीडन जो है वो जमीन के अंदर ही रहता है, उसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं होती तो वो फिर ग्रीन नहीं होता, ना ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। एग्जाम्पल है जी एपिजल जर्मिनेशन की, कैस्टर ऑयल, अगर आप जो है कैस्टर ऑयल के सीड्स को अगर आप ज़मीन में डाल दें या टोमेटो के सीड्स को अगर आप ज़मीन में डाल दें तो ये जो है ये एपिजल जर्मिनेशन शो करते हैं। इसी तरह अगर आप चने को या पी को, ग्राम और पी, इनको अगर आप इनके सीड्स को अगर आप ज़मीन में डालें तो इनकी जो ग्रोथ होगी, इनकी जो जर्मिनेशन होगी वो हाइपोजल जर्मिनेशन होगी। सो ये तो जर्मिनेशन हो गया और इसके दो टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन की। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सीड होता है उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो डोरमेंट है, सो रहा है, इनएक्टिव है। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप वो कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो फिर ये जो डोरमेंट एम्ब्रियो है ये जाग जाता है, वेकअप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और ग्रोथ करने लग जाता है, और ग्रोथ करते करते ये एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो एम्ब्रियो को जगाती हैं, एम्ब्रियो को ग्रोथ कराती हैं? तो बच्चों कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हमारे पास तीन होती हैं। एक होता है वाटर यानी पानी, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा टेम्परेचर। एम्ब्रियो को अगर आप पानी प्रोवाइड करें, सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो को पानी प्रोवाइड करें, आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और मुनासिब टेम्परेचर रखें तो फिर ये जो एम्ब्रियो होगा ये जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है और ग्रोथ करने लग जाता है। और ये तीनों कंडीशंस आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? ज़मीन के अंदर डाल दें, ज़मीन के अंदर पानी भी मौजूद होता है, ज़मीन के अंदर पानी में मौजूद ऑक्सीजन भी होती है, टेम्परेचर भी मुनासिब होता है। तो जैसे सीड को आप ज़मीन में डालेंगे ये तीनों कंडीशंस प्रोवाइड हो जाएंगी, एम्ब्रियो एक्टिव हो जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। सब वाटर पर बात करते हैं सबसे पहले कि वाटर जो है वो ऐसा क्या रोल अदा करता है कि सीड का जो एम्ब्रियो है वो उसमें फिर ग्रोथ कर रहा है। देखिए वाटर के कुछ रोल्स होते हैं। पहला रोल वाटर का जो है वो ये है कि जो सीड कोट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, एम्ब्रियो जो है उस सीड कोट को तोड़कर रप्चर करके बाहर नहीं आ सकता। वाटर इस हार्ड सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है ताकि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो है तो फिर वो इस सॉफ्ट सीड कोट को रप्चर करके इसमें से बाहर आ जाए। तो पहला काम वाटर का है सीड कोट को सॉफ्ट करना ताकि वो इजीली रप्चर हो जाए। उसके अलावा हमारे पास जो कॉटिलीडन या एंडोस्पर्म होता है इसमें रिजर्व फूड होते हैं, रिजर्व फूड होता है जी स्टार्च की शक्ल में। स्टार्च इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, एम्ब्रियो के किसी काम का नहीं है। स्टार्च को कन्वर्ट होना है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। कॉटिलीडन, अगर आपके पास कॉटिलीडन के शक्ल में रिजर्व फूड है या एंडोस्पर्म की शक्ल में रिजर्व फूड है, दोनों सूरतों में रिजर्व फूड कौन सा है? स्टार्च। और स्टार्च वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, एम्ब्रियो के किसी काम का नहीं है। अब ये जो कॉटिलीडन्स होते हैं या एंडोस्पर्म्स होते हैं इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, बट ये एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। वाटर इन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, ठीक। तो आपके कॉटिलीडन में रिजर्व फूड है स्टार्च की शक्ल में और एंजाइम्स हैं बट इनएक्टिव है। वाटर ने क्या काम किया? वाटर ने एंजाइम्स को एक्टिव किया। अब जैसे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं ये एंजाइम्स स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, कॉटिलीडन को एम्ब्रियो को प्रोवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो को फूड मिलना शुरू हो गया। ये इसका दूसरा रोल होता है वाटर का। और उसके बाद अब बात करते हैं ऑक्सीजन का रोल क्या होता है। देखिए हमने देखा वाटर ने सॉफ्ट कर दिया सीड कोट को ताकि जब एम्ब्रियो ग्रो करे तो इस सीड कोट को रप्चर कर दे।
फिर हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास जो एम्ब्रियो जो कॉटिलीडन्स होते हैं या एंडोस्पर्म होता है उसमें रिजर्व फूड था स्टार्च की शक्ल में, और एंजाइम्स भी थे बट इनएक्टिव थे। वाटर ने एंजाइम्स को एक्टिव किया। एंजाइम्स एक्टिव होने के बाद स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज पानी के साथ मिलकर सोल्यूशन बनाता है, और अब जो है आपके एम्ब्रियो को फूड मिलना शुरू हो जाता है। बट डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए। अब वो इस फूड को तोड़कर एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए इस फूड को तोड़कर एनर्जी निकालेगा, और हम जानते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो खाली एम्ब्रियो को फूड मिल जाए ये काफ़ी नहीं है। अगर एम्ब्रियो को पानी की मदद से, पानी की वजह से उसको फूड मिल गया, इट इज़ नॉट इनफ। अब फूड मिलने के बाद एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए, तो जैसी ऑक्सीजन मिलेगी एम्ब्रियो उस फूड को एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए ब्रेक करेगा और उसके पास एनर्जी आ जाएगी, और फिर एनर्जी की मदद से ये एम्ब्रियो ग्रो करने लग जाएगा। तो दैट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल बाय द ऑक्सीडेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। और जो तीसरी कंडीशन थी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का रोल ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स हमारे पास सीड के अंदर मौजूद हैं, जिसने वर्क करना है, जिसने स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर। सो अब ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, पानी की मदद से स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और एंजाइम्स को इफेक्टिवली वर्किंग के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम जो सीड का एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर इतना टेम्परेचर होगा, इस रेंज में टेम्परेचर रहेगा जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे हैं, तो एंजाइम जो है, सीड का जो एंजाइम है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा और अपना काम करता जाएगा, एम्ब्रियो ग्रो करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इस रेंज से कम या इस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो अब एंजाइम की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। मे बी एंजाइम वर्क करना बंद कर देगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर हो तो एंजाइम काम करना ही बंद कर देगा, और जब एंजाइम काम करना बंद कर देगा तो स्टार्च से ग्लूकोज नहीं बन पाएगी। तो दैट इज द रूल ऑफ टेम्परेचर। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सीड। हमने सीड का स्ट्रक्चर, टाइप और जर्मिनेशन देखी। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है सीड कोट हैज डैश लेयर। सीड कोट में कितनी लेयर्स होती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो बच्चों सीड कोट जो है वो ओव्यूल में जो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं उनसे बनती हैं, और ओव्यूल में 2 इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और एक इनर इंटीग्यूमेंट। तो अब ये दोनों इंटीग्यूमेंट जब सीड कोट में कन्वर्ट होंगी तो 2 ही लेयर्स बनेंगी सीड कोट की। आउटर टेस्टा कहलाती है, इनर टेग्यूमेंट कहलाती है। तो सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सीड्स हैविंग 1 कॉटिलीडन आर कॉल्ड। उन सीड्स को जिनमें सिर्फ एक ही कॉटिलीडन होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उनको मोनोकॉट कहा जाता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है सीड्स हैविंग 2 कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड। उन सीड्स को जिनमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं क्या कहते हैं हम? तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं उनको डाइकॉट कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रूट ग्रो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से रूट ग्रो होती है? रेडिकल, कॉटिलीडन, प्लूम्यूल या एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो में जो सबसे लोअर पार्ट होता है, सबसे निचला पार्ट होता है, उसको रेडिकल कहा जाता है, और यहां से रेडिकल से रूट्स डेवलप करती है। शूट ग्रो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के किस पार्ट से शूट ग्रो करती है? रेडिकल, कॉटिलीडन, प्लूम्यूल या एंडोस्पर्म। तो शूट जो है वो एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से ग्रो होती है। रिप एंड ओव्यूल इन विच अ डॉर्मेंट एम्ब्रियो लिव्स इज कॉल्ड। रिप एंड ओव्यूल जिसके अंदर एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पका हुआ एक ओव्यूल जिसके अंदर जाइगोट कन्वर्ट हो गया एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो में, तो उसको हम सीड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, सीड। द प्रोसेस बाय विच डॉर्मेंट सीड वेक अप एंड स्टार्ट टू फॉर्म सीडलिंग इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके जरिए सीड के अंदर मौजूद जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो है वो जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है और एक छोटे से प्लांट में डेवलप कर जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों इसको सी यानी जर्मिनेशन कहा जाता है। टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलीडन रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। वो जर्मिनेशन की वो टाइप जिसमें कॉटिलीडन जमीन के अंदर ही रहे उसे क्या कहा जाता है? एपिजल जर्मिनेशन, हाइपोजल जर्मिनेशन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो बच्चों जर्मिनेशन की वो टाइप जिसमें
कॉटिलिडन जमीन के अंदर ही रहता है उसे हाइपोजेल जर्मिनेशन कहा जाता है। टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन कम्स अबव द सॉइल इज कॉल्ड, जर्मिनेशन की वो टाइप जिसमें कॉटिलिडन जमीन के बाहर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एपिजल जर्मिनेशन कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर हमें सीड की जर्मिनेशन करनी है, अगर हमें एम्ब्रियो को वेकअप करना है, उसको जगाना है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट करानी है, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हमें नेसेसरी है, चाहिए होगी? ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तीनों ही कंडीशन है सीड की जर्मिनेशन के लिए, लिहाजा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेशन शो रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, कौन सी जर्मिनेशन ऐसी है जिसके अंदर जो हाइपोकोटाइल होता है उसकी रैपिड ग्रोथ होती है? हाइपोकोटाइल का मतलब है कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का पोर्शन होता है, उसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है। तो अगर हाइपोकोटाइल आर की शक्ल में रैपिडली ग्रो करता है, कॉटिलिडन जमीन के बाहर आ जाता है, एपिजल जर्मिनेशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेशन शो रैपिड ग्रो ऑफ एपिकोटाइल, और किस जर्मिनेशन में एपिकोटाइल की रैपिड ग्रोथ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपोजेल जर्मिनेशन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन सीड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। आपको सीड को डिफाइन करना है और डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो आपने सबसे पहले सीड की डेफिनेशन लिखी, रिपिड ओव्यूल इन विच अ डोरमेंट एम्ब्रियो लिव इज कॉल्ड सीड। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड को पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया। सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, the seed is protected by two layers of seed coat, outer thick layer called testa and inner thin layer is called tegmen. It contains a short axis called embryo. The end of embryo between cotyledon is called plumule which develop into shoot. The other end is called radicle which develop into root. The food for embryo is stored in endosperm or albumin. Seed of angiosperm also contain one or two seed leaves attached to embryo called cotyledons. Cotyledon store food for developing embryo. Micropyle is a small hole of seed coat from where water enters. Hilum is a scar at seed coat showing the place of attachment of seed stalk. तो ये आपने पूरे स्ट्रक्चर को आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। अब आपको मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके पास मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी है और ये आपके पास इसकी डायग्राम भी है। First point, in many seed like maize grain, ripened ovary wall called pericarp get fused with seed coat and have no hilum or micropyle. Maize grain is divided internally into two unequal parts by a thin layer called epithelium. The larger part is the endosperm and the smaller part is called embryo. Large shield-shaped cotyledon is also present called scutellum. Plumule and radicle is enclosed in a protective sheet called coleoptile and coliorhiza respectively. Moving on to question number 3, define germination of seed and what are its type. आपको सीड की जर्मिनेशन डिफाइन करनी है और उसकी टाइप्स बतानी है। तो सबसे पहले आपने जर्मिनेशन की डेफिनेशन लिखी, द प्रोसेस बाय विच डोरमेंट एम्ब्रियो वेक अप एंड ग्रो टू फॉर्म सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। आपने इसकी दोनों टाइप्स बयान कर दी। एपिजल जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन कम आउट ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड एपिजल जर्मिनेशन। एग्जाम्पल आपने लिखी कैस्टर ऑयल, टोमेटो। हाइपोजल जर्मिनेशन में आपने लिखा टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन रिमेन अंडर द ग्राउंड ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल इज कॉल्ड हाइपोजल जर्मिनेशन। एग्जाम्पल में आपने ग्राम और पी लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंस बिटवीन एपिजल एंड हाइपोजल जर्मिनेशन। आपको एपिजल और हाइपोजल जर्मिनेशन पर डिफरेंसेस लिखने हैं। तो यह आपने टेबुलर फॉर्म में दोनों टाइप की जो जर्मिनेशन होती है उनके डिफरेंसेस लिख दिए। आज के लेक्चर में इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ से आपने इस सवाल के आंसर को नोट डाउन कर लेना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग एपिजल एंड हाइपोजल जर्मिनेशन। आपको एक डायग्राम बनानी है जिसमें एपिजल और हाइपोजल जर्मिनेशन शो हो रही हो। तो ये आपके पास डायग्राम है, ये आपकी बुक में मौजूद है ये डायग्राम्स। इसमें पहली जो लेफ्ट साइड की डायग्राम है वो एपिजल जर्मिनेशन शो कर रही है जिसमें कॉटिलिडन जमीन के बाहर आता है, और राइट साइड की डायग्राम हाइपोजल जर्मिनेशन की है जिसमें कॉटिलिडन जमीन के अंदर ही मौजूद है। तो इस डायग्राम को नोट कर लिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको वो कंडीशंस बतानी है जो सीड की जर्मिनेशन के लिए जरूरी होती हैं। तो 3 कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर। तीनों का आपने रोल भी बता दिया। ऑक्सीजन में आपने लिखा है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। वाटर में आपने लिखा वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा इट सॉफ्टन द सीड कोट। सेकंड आपने लिखा इट डिसॉल्व रिजर्व फूड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट आपने लिखा कॉटिलिडन एंड एंडोस्पर्म एब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम swollen in this way they rupture seed coat by exerting pressure allow germinating embryo to come out। और आखिरी पॉइंट आपने लिखा इट एक्टिवेट इंजाइम। जबकि थर्ड कंडीशन टेम्परेचर में आपने लिखा इंजाइम वर्क प्रॉपर्ली एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट सीड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।